गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको काव्य हेतु के संबंध में कक्षा दी थी, उससे ही अगला पड़ाव है अपना। मैंने आपको प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों के संबंध में अर्थ बताए थे। उसके साथ ही मैंने आपको अलग अलग जो संस्कृत आचार्य थे जिन्होंने हेतुओं के संबंध में जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो मत मैंने आपको समझाए थे और उनकी परिभाषाएं जो भी दी हुई हैं वो मैंने आपको बताई थी। उसके अगले पड़ाव में मैं आगे का जो अध्याय है जो शेष रह गया था कल, उसे पूर्ण करने का प्रयास कर रही हूँ। आप इसे भी देखेंगे। हमने कल 3 पढ़े थे कि जो काव्य हेतु होते हैं वो काव्य की रचना में, काव्य की सृजना में कारण होते हैं कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं, मनुष्य जब भी किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका कारण होता है और कारण के साथ उसके उद्देश्य होते हैं। तो हम धीरे धीरे बिंदुओं को अग्रसर हो रहे हैं और फिर उसके बाद मैं काव्य प्रयोजन आपको करवाने वाली हूँ। अगर इसके अलावा आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हमने बात की थी कि आचार्य भामह जो हैं वो कहते हैं कि प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। उसके बाद दंडी के बारे में बात की थी, नैसर्गिक प्रतिभा च बहु निर्मलम। तो उन्होंने कहा था कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों काव्य के हेतु हैं। उसके बाद वामन का हमने याद किया कि लोक विद्या और प्रकीर्णचय, ये 3 जो हैं वो वामन काव्य के हेतु मानते हैं। इसके बाद राजशेखर को हमने देखा था। राजशेखर जो हैं वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को महत्व देते हैं, लेकिन प्रतिभा और व्युत्पत्ति को वो समान रूप से महत्व देते हैं। और उन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए थे, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। इसके अलावा बीच में हमने रुद्रट को भी देखा था, वो भी प्रतिभा के 2 रूप स्वीकार करते हैं, सहजा और उत्पाद्या। तो ये हल्का सा रिवीजन कल के संबंध में। और व्युत्पत्ति जो हमें अनुभव होता है, जो हमें शास्त्रों का अध्ययन होता है, जो हम पाठ्य सामग्री प्राप्त करते हैं, जीवन में जो भी अध्ययन हम करते हैं उसके आधार पर हमें जो कुछ अनुभव होता है और जो कुछ हम सीखते हैं वह हमारे अंदर समाहित होता है और काव्य सृजन के लिए हमें प्रेरित करता है, वह व्युत्पत्ति होती है। उसके बाद बार बार अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है और अभ्यास के बिना किसी भी काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद अगला जो चौथा, कुछ आचार्य जो हैं वो चौथा हेतु और मानते हैं। तो मैं यहाँ से आपको वो बता रही हूँ कि समाधि जो है वो एक और हेतु माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो समाधि है ये प्रतिभा का और व्युत्पत्ति का ही एक तत्व आ जाता है, क्योंकि उसी में ही ये समाहित हो जाता है। समाधि का अर्थ यह होता है कि हमें एकाग्र होना है, शांत चित्त होना है काव्य सृजन के लिए, विचार के लिए, कल्पनाओं के लिए, और नए नए विचार को, नए नए उन्मेष अगर हमें भाव में जागृत करने हैं तो हमें समाधि की स्थिति को अपनाना होता है। तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य जब चिंतन करने लगता है, जब विचार करने लगता है तो वह स्वतः ही हमारे अंदर विकसित हो जाती है। लेकिन फिर भी राजशेखर कहते हैं कि समाधि भी एक हेतु है और यह समाधि से अर्थ यह है कि मन की एकाग्रता। श्यामदेव का मत है कि काव्य क्रम में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। राजशेखर ने समाधि को आभ्यंतर प्रयत्न कहा है और इसे शक्ति का ही एक कारण माना। मैंने बताया आपको कि प्रतिभा का ही एक भाग होता है समाधि भी। तो जब प्रतिभा हमें उत्पन्न होती है काव्य सृजन की, उसी समय समाधि जो है वह भाव भी हमारे अंदर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इस कार्य में लगता है, सृजन के जिस कार्य में, जिसमें कल्पना शक्ति, विचारों का उमड़ना घुमड़ना, भावों का आना जाना, जब ये क्रिया प्रारंभ होती है उसी समय समाधिस्थ स्थिति जो है वो स्वतः ही हमारे अंदर उपस्थित हो जाती है। तो इसे हेतु मानने में कुछ विद्वान असमर्थ हैं और कुछ इनका समर्थन करते हैं। वामन ने समाधि को अवधान कहा है। डॉक्टर अमरनाथ का मत है कि समाधि न केवल काव्य रचना बल्कि प्रत्येक रचनात्मक कार्य के लिए आवश्यक होती है। इसे काव्य हेतु के अंतर्गत स्थान देना उचित नहीं है। तो ये फ्रायड के मनोविज्ञान के जैसा है कि जैसे फ्रायड का मनोविज्ञान जो है वो 3 अवधारणा मानता है, 3 मन के केंद्र मानता है, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। तो उसी प्रकार से ये समाधि जो है मन की एक स्थिति है जिसके बारे में भी ये आचार्य बात करते हैं। इस प्रकार संस्कृत आचार्य की दृष्टि में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास 3 प्लस जो समाधि है उसे जो है संस्कृत आचार्य काव्य के हेतु मानते हैं। प्रतिभा को जिन्होंने अनिवार्य माना है उनमें है भामह, वामन, आनंदवर्धन और मम्मट। इसके अलावा प्रतिभा को ही मानने वाले जगन्नाथ हैं जिन्होंने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना था।
व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है, ये मानने वाले आनंदवर्धन है और मम्मट है। प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। ये किसने माना है? हेमचंद्र ने, वाग्भट ने और जगन्नाथ ने। इसके बाद में प्रतिभा के अभाव में काव्य सृजन हो सकता है, यह समर्थन जो किया है वो दंडी ने किया है। हमने कल पढ़ा था कि दंडी ये मानते हैं कि अगर कुछ स्थितियों में प्रतिभा नहीं भी होती है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से काव्य सृजन किया जा सकता है, उसमें वह गुण प्राप्त हो सकते हैं। तो ये समर्थन जो है वो आचार्य दंडी ने किया है केवल। काव्य हेतु पर हिंदी साहित्यकारों और पाश्चात्य विचारकों ने भी विचार किया है। अब हम हिंदी साहित्य में जो जो साहित्यकार हैं हमारे, जो भी रीतिकालीन साहित्य हैं, ये साहित्यकार हैं, जो भी वर्तमान जो आधुनिक काल के जो भी अपने साहित्यकार हैं, इन्होंने काव्य हेतुओं के संबंध में क्या विमर्श किए, प्रस्तुत किए हैं, उनके संबंध में हम बात करने वाले हैं। मध्यकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य हेतु के विवेचनकर्ता कुलपति रहे हैं और कुलपति मिश्र ने अपने ग्रंथ रस रहस्य में इसको बताया है। वे कहते हैं कि कवित्व का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति और कहीं अभ्यास, यानी तीनों संबंध में ही वो बात करते हैं कि प्रतिभा भी, व्युत्पत्ति और अभ्यास भी, ये तीनों ही काव्य के हेतु हैं। और इसको अर्थ में बताते हुए वे कहते हैं कि शब्द अर्थ जिनते बने निकी भांति कवित, सुधि धावन समृत तीन कारण कवि को चित्त। तो ये आचार्य कुलपति मिश्र ने कहा है। उसके बाद में भिखारी दास क्या कहते हैं उसे देखेंगे कि इन्होंने शक्ति को जन्मजात माना है और तीनों काव्य हेतुओं को स्वीकार किया है कि शक्ति यानी प्रतिभा और सुकवियों द्वारा काव्य रीति का अध्ययन और लोकानुभव, ये तीनों ही काव्य के हेतु होते हैं। और शक्ति कवित बनाइबे की जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता। और इसके अलावा वो कहते हैं कि कविता का महत्व बताते हुए कि अगर आगे की कवि रिझही तो कविता ही, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। कि उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वे काव्य रचना रच रहे हैं या स्वांत सुखाए रच रहे हैं या उन्हें किसी को प्रेरित करना है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि आगे के कवियों को अगर मेरी कविता अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा तो एक ही मकसद है कि मैं राधा और कृष्ण के नाम का सुमिरन कर रहा हूँ। तो ये बड़े ही संतुष्ट स्वभाव के और संतोषी भाव वाले आचार्य रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो शक्ति है कवित्व को बनाने की, ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, विधाता ही हमें ऐसी सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। यानी इन्हें प्रतिभा को सर्वसंपन्न मानते हैं और प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को सहयोगिनी या सहकारक स्वीकार करते हैं। उसके बाद श्रीपति का देखेंगे कि श्रीपति के दृष्टि में 6 काव्य हेतु होते हैं। काव्य सरोज में श्रीपति ने यह स्थापना की है कि शक्ति, निपुणता, लोकमत। इसके बाद विपत्ति अरु अभ्यास, अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। यानी इन्होंने 6 तत्व स्वीकार किए हैं: शक्ति, प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति, लोकमत, लोक व्यवहार, विपत्ति यानी दोष निवारण और अभ्यास यानी बार बार जो प्रयास करते रहना है। तो ये इन्होंने 6 मत प्रस्तुत किए हैं। और प्रतिभा जो है वो इसमें सर्व महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रतिभा। और इसी से ही जो है वो हमारा लालित्य यानी कि जो सृजनात्मक शक्ति है उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें चेतना उत्पन्न होती है। उसके बाद सोमनाथ कवि कहते हैं कि किसी कवि की रचना को श्रवण कर पुनः अभ्यास करना काव्य हेतु है। इसके अतिरिक्त गुरु प्रसाद या देव कृपा को भी इन्होंने काव्य के हेतु माना है। यानी गुरु कृपा यानी गुरु का उपदेश और गुरु की जो प्रेरणा है वो काव्य का हेतु माना है। उसके बाद प्रतापशाही कह रहे हैं कि संस्कृत संस्कार, वृत्ति और अभ्यास को ये काव्य हेतु मानते हैं जो क्रमशः शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के वाचक है। यानी संस्कार जो हमें गुरुओं से प्राप्त होता है, जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, वृत्ति जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं, और अभ्यास यानी मूल रूप से वही तीनों शब्द आते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है और व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं और उनका काव्य हेतु विवेचन रस सिद्धांत के अनुकूल रहता है। यानी रसवादी आचार्य होने के कारण शुक्ल जी जो हैं वो प्रतिभा को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसके साथ साथ में व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा मानना है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं
कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत है वह है प्रतिभा। द्विवेदी जी ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को अब भी महत्व स्वीकार किया है। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। मनोविकारों का और प्राकृतिक बातों का, यानी ये प्रकृतिवादी रहे हैं। ये जो सामाजिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो समाज में चारों तरफ हम देखते हैं, जैसा वातावरण है, जैसा माहौल है, उसका प्रभाव जो है वो काव्य पर अवश्य पड़ता है। और अगर किसी कवि को अपने आसपास की प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं है, उसे अपने समाज का, अपनी राजनीति का, अपने आर्थिक रूप का, अगर इन दृष्टिकोणों का उसे ज्ञान नहीं है तो कोई भी कवि अच्छा कवि नहीं हो सकता है। ऐसा मानना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और कविता के लिए प्रतिभा आवश्यक होती है और बिना प्रतिभा के कवि नहीं हो सकता है। तो वो भी प्रतिभा को ही स्वीकार्य मानते हैं कि प्रतिभा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है काव्य सृजन के लिए। और कविता ही जो है वो प्रतिभा के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। यानी वो ये कहते हैं कि जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत इन्होंने माना है कि कोई भी विषय वस्तु पर काव्य सृजन किया जा सकता है, लेकिन वो काव्य सृजन तभी हो सकता है जब व्यक्ति में प्रतिभा उत्पन्न होगी। उसमें जो आंतरिक भाव है, उसके जो उद्गार उपस्थित करने का जो भी उसमें क्षमताएं हैं, जो भी दक्षताएं हैं, वो उसमें जन्मजात होनी आवश्यक होती है, तभी वह काव्य का सृजन कर सकता है। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। इन्होंने भी प्रतिभा को चेतना माना है और कहा है कि चेतना अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प और कल्पना इत्यादि क्रियाएं संपादित करती है, कि चेतना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी इन्होंने प्रतिभा को दूसरे शब्दों में चेतना का रूप दिया है, जिसे हम अभी मन की एकाग्रता कर रहे थे, जिसमें हम समाधि तत्व को रूप में मान रहे थे, तो उसी भाव को इन्होंने चेतना के रूप में स्वीकार करके कहा है कि जब तक चिंतन नहीं होगा, जब तक विचार नहीं होगा, जब तक हमें कल्पनाएं आदि उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक हमें काव्य सृजन की जो क्षमता है वो हमें उपस्थित नहीं हो पाएंगी, वो हमें विकसित नहीं हो पाएंगी। तो इन्होंने भी सबसे ज़्यादा प्रतिभा को ही महत्व दिया है। निराला जी कहते हैं कि प्रतिभा मानव मन को उत्कर्ष प्रदान करने वाली बंधन रहित शक्ति है। यह एक दैवीय शक्ति है। जिस प्रकार से प्लेटो ने कहा था कि काव्य जो है वो सृजन करने की जो शक्ति है वो ईश्वरीय प्रदत्त होती है, उसी प्रकार निराला जी ने भी कहीं ना कहीं प्लेटो का जो संदर्भ देते हुए कह रहे हैं कि जो एक दैवीय शक्ति होती है, जो हमारे अंदर प्रतिभा जो है वो एक ऐसा गुण होती है जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है और किसी ईश्वर के द्वारा प्राप्त की गई शक्ति होती है, जिसमें कवि की जो सुगंध है वो महाकवि की प्रतिभा भी अपनी छोटी सी सीमा में संतुष्ट रहना नहीं चाहती है। वह हर एक मानवीय दुर्बलता को समाप्त करना चाहती है। छायावादी कवियों ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति को भी महत्व दिया है, कि मैंने कल भी बताया था कि प्रतिभा समाप्त हो जाएगी अगर उसे सहयोग नहीं मिलेगा, अगर वह बार बार अभ्यास नहीं किया जाएगा, अगर उसे शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन अनुभव का उसमें समावेश नहीं किया जाएगा, तो हमारी जो प्रतिभा है वह समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे वह लुप्त हो जाती है। तो इसी भाव को बताते हुए निराला जी कहते हैं कि प्रतिभा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। वह एक ईश्वरीय शक्ति है जिसके माध्यम से वह कवि कल्पना करता है और वह काव्य सृजन करता है, लेकिन उसमें व्युत्पत्ति का भी महत्व है। जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा, जब तक नए नए शास्त्र नहीं पढ़े जाएंगे, नए नए विचार उपस्थित नहीं हो पाएंगे। पंत जी कहते हैं कि प्रतिभा लोक मार्ग की निर्देशिका है। व्युत्पत्ति के भीतर अध्ययन, लोक दर्शन एवं प्रकृति साक्षात्कार को स्थान मिलना चाहिए। महादेवी जी कहते हैं कि साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे करने के लिए मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। तो महादेवी वर्मा जो है वो कहती हैं कि एक मानसिक रूप की क्रिया है ये, जो मानसिक स्तर पर चलती है। जैसे अभिव्यंजना का क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो मानसिक शक्ति ही मानते हैं, वो एक सहज विकास मानते हैं, एक अंतः प्रज्ञा मानते हैं, एक आंतरिक चमत्कार मानते हैं जो हमारे भीतर चलता रहता है। मनुष्य मनुष्य से ही बात करने लगता है, स्वयं व्यक्ति स्वयं से ही बात करने लगता है। उस स्थिति को जो है महादेवी वर्मा काव्य का हेतु स्वीकार करती हैं। अज्ञे कहते हैं कि इन्होंने प्रतिभा को मूर्धन्य स्थान दिया है। अज्ञे लोक दर्शन से प्राप्त अनुभव, पूर्व कवियों के ग्रंथों का अध्ययन यानी व्युत्पत्ति और मनन और रचनाभ्यास को काव्य का हेतु मानते हैं, यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। पूर्व अनुभव जो प्रतिभा है, कवियों का ग्रंथों का अध्ययन ये व्युत्पत्ति है, और बार बार उनका
मनन, चिंतन और बार बार अभ्यास जो है वो अभ्यास के अंतर्गत, यानी तीनों तत्व स्वीकार किए हैं, पर प्रतिभा को प्रमुखता देते हुए सबको एक सूत्र में आबद्ध करने वाली शक्ति का रूप भी इन्होंने कहा है। वैसे आगे जो हैं बौद्धिकवादी कवि रहे हैं, बौद्धिकता के इनमें हावी रहा, लेकिन फिर भी कुछ कवि इनके ऐसे हैं जो मानसिक स्तर पर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक है। उपन्यासों में अगर देखेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इन्होंने भी मूल रूप से प्रतिभा को ही काव्य का हेतु स्वीकार किया। दिनकर जो हैं वो कहते हैं कि इन्होंने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। इन्होंने प्रतिभा को निसर्ग सिद्ध माना है और प्रतिभा को ईश्वरीय देन स्वीकार किया है। यानी मूल रूप से ये कह सकते हैं कि जो काव्य करने की शक्ति है वह हमें जन्म से प्राप्त होती है, यह ईश्वर से ही मनुष्य प्राप्त कर कर आता है। एक मनुष्य जिसका काव्य सृजन करने का उद्देश्य होता है, जो काव्य में रचनाएं लिखता है, जो साहित्यकार बनता है, जो कवि बनता है, वो कवि कहीं ना कहीं जन्मजात ही होता है। वो अपनी ये शक्तियाँ ईश्वर से प्राप्त करके ही आता है, तभी वह काव्य सृजन में सक्षम हो पाता है। इसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के मत हैं। प्लेटो ने क्या कहा है कि प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य का हेतु माना है और यह मत प्रतिपादित किया है कि प्रेरणा के अभाव में कोई भी स्फुरण संभव नहीं है। कि प्लेटो कहते हैं कि जब तक प्रेरणा नहीं होगी, जब तक व्यक्ति को कोई ना कोई मोटिवेशन प्राप्त नहीं होता, तब तक वह काव्य सृजन नहीं करता है। यानी कोई ना कोई उद्देश्य उसे मिलना चाहिए लाइफ में, तब वह काव्य सृजन के लिए आदृत होता है। इसके बाद अरस्तु कहते हैं कि प्रतिभा को ही इन्होंने महत्व दिया और कहा कि प्रतिभा जन्मजात होती है। होरेस ने कहा है कि होरेस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। और अभी मैंने बताया बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा है कि क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान, यानी जो आंतरिक शक्ति है, जो आंतरिक जागृति है हमारे भीतर, वही जो है वो और वही हमारे अंदर प्रतिभा उत्पन्न करती है। और बाह्य व्यंजना को महत्व देते हुए प्रतिभा और अभ्यास को काव्य का हेतु स्वीकार किया है। तो क्रोचे जो है बाह्य व्यंजना तब होती है जब हम जिस विषय वस्तु के बारे में विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, और वह विषय वस्तु जब अभिव्यंजना के रूप में प्रकट होती है और धीरे धीरे जब चिंतन मनन करते हुए वह हम प्रस्तुत कर देते हैं दूसरे वाले को, सामने वाले व्यक्ति को या श्रोता को, श्रय हृदय तक, जब अपने हृदय की जो बातें हैं, अपने हृदय के जो भाव हैं, उन्हें जब हम प्रदर्शित करके दूसरों के सामने रख देते हैं, तो वह अभिव्यक्ति के रूप में हमें प्रकट हो जाता है। और वह अभिव्यक्ति जो है वो बाह्य व्यंजना है। और जो हमारे चिंतन, विचार, कल्पना जो चलती रहती है वो 3 स्तरों पर कार्य करती रहती है। तो उन 3 स्तरों पर कार्य करते हुए, यानी सबसे पहले व्यक्ति से बात करता है, फिर व्यक्ति अपने श्रोता से बात करने लगता है, और फिर अपने आप को भूल करके वह अपने भावों को श्रोता तक प्रेषित कर देता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं, जिसे सबसे पहले जो होता है वह होता है अभिव्यंजना के। ये 3 स्तर होते हैं, उन 3 स्तरों के आधार पर इन्होंने यह बात बताई है। तो ये आज का वीडियो था और इसे आप अध्ययन कर लेंगे। ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। सबसे पहले मैंने संस्कृत आचार्यों के अनुसार आपको काव्य हेतु बताया, उसके बाद मैंने हिंदी आचार्यों के अनुसार रीतिकालीन और आधुनिक काल के जो भी कवि हैं जिन्होंने काव्य के हेतु के संबंध में अपने विचार दिए हैं वो बताए हैं, और उसके बाद पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार भी काव्य हेतुओं को समझाया है। तो ये तीनों स्तर पर आज का ये टॉपिक इतना ही रहेगा। अगर इसमें और ऐड होगा या कुछ और विषय वस्तु जो छूट गई हो मुझसे, मैं उसे वापस ऐड करने का प्रयास करूँगी। लेकिन ये यहाँ तक जो है, जो मैटर है वो मुझे लगता है कि बहुत संतुष्टिपूर्ण है। और तीनों सेशन में, यानी 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तीनों पदों के लिए ये विषय वस्तु उपयुक्त रहती है। और इतनी सामग्री का अगर आप अध्ययन करते हैं और इतनी आपको कंठस्थ हो जाती है, तो काव्य हेतु से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही।